नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशीष सिंह और आपके लिए लेकर आए हैं यास कर रहा सत्यानाश। और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3 दिनों से यास के तूफान के बाद के आने से किस तरह से लगातार हाहाकार मचा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यास तूफान पर पीएम के साथ मीटिंग में आधा घंटा लेट पहुंची ममता बनर्जी। ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है। बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अपडेट ये आई है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को, जो कि दौरा कर रहे थे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का, कि किस तरह से साइक्लोन यास के बाद से नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आधा घंटे तक वेट कराया। देर से आई सीएम ममता ने तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपते ही मीटिंग से रवाना हो गई। ममता बनर्जी पीएम मोदी से 20,000 करोड़ रुपए की मदद की मांग की गई। 20,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का अनाउंस किया अपने दौरे के बाद, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए मांगे। रिपोर्ट लेकर आई, आधे घंटे देर, रिपोर्ट थमाई प्रधानमंत्री मोदी को और रिव्यू मीटिंग में नहीं बैठी। वहीं पीएम मोदी ने आज तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया, इलाकों की रिपोर्ट देखी, साथ ही वहां के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की। तो उड़ीसा को लेकर यास साइक्लोन के बाद राहत पैकेज 500 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल और झारखंड को 500 करोड़ रुपए, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ज़्यादा ग्राउंड अपडेट और स्टेटस अपडेट के लिए मेरे साथ में सहयोगी अरूप कालू जुड़ गए हैं। अरूप, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री ने वेट कराया? जब क्या ये मीटिंग्स को लेकर शेड्यूल फिक्स नहीं था? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस लिए आधा घंटा लेट आई? क्योंकि ये तो प्रोटोकॉल वाला भी इशू हो जाता है कि मुख्यमंत्री को वहां पर पहले से मौजूद होना चाहिए जहां पर तय मीटिंग है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में। अगर किया हुआ अगर कल तक तो सभी ठीक था, लेकिन कल रात ममता ने सुना कि इस मीटिंग पे शुभेंदु अधिकारी भी आएगा। ममता नाराज हो गई और ममता के सीएमओ से एक चिट्ठी पीएम पर गई। उन्होंने बोला अगर शुभेंदु अधिकारी वहां पर रहे, ममता विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग। लेकिन ममता का आर्गुमेंट था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, तो शुभेंदु अधिकारी एक एमएलए है, वो सीसीआर से वहां पर जाए। ममता के साथ चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, दूसरी तरफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मिनिस्टर देवश्री चौधरी रहेंगे और गवर्नर भी रहेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी क्यों? तो आज क्या हुआ, आज सुबह में बीजेपी के तरफ से स्पीकर से चिट्ठी आया कि शुभेंदु अधिकारी नॉट एक विधायक, एक एमएलए नहीं आए, सिर्फ एक एमएलए नहीं है, वो अपोजिशन लीडर है। हम लोग जानते हैं जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो मिनिस्टर का रैंक होता है उसका। तो शुभेंदु अधिकारी का एक ऑफिशियल उसका एक पोजीशन भी है जी। इसके बाद ममता ने क्या किया, ममता का पहला प्रोग्राम था हिंगलगंज, वो उसका दौरा किया चीफ सेक्रेटरी के लेकर। वो हिंगलगंज में क्या बोला, वो बोली कि मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं रह सकता, एक जो हमारा जो डिमांड है वो पेश करूंगी। वो वहां से निकले। ममता के साथ एक मीटिंग पीएम का था, पीएम फ्रॉम 2:15 to 2:30 दैट वाज अ रिजर्व टाइम। इसके बाद रिव्यू मीटिंग था, तो ममता तो 2:15 में जाए नहीं, वो उसके बाद गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद वो जाके वो एक डिमांड का पेपर उसको थमा दी। उसके डिमांड में था 20,000 करोड़ रिलीफ पैकेज प्लस 10,000 करोड़ ईच फॉर दीघा। अरूप, ये तो डिमांड समझ में आ गई 20,000 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगने के लिए जो प्रोटोकॉल और जो
एक जेस्चर होता है वो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं दिखाई है। और जाहिर सी बात है कि जो इलेक्शन के दौरान पिछले महीने तक लगातार हमें काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस, काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने मिला था, वो इलेक्शन के बाद में भी देखने मिल रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अरूप, आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके पास में आते रहेंगे और इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास ने पिछले 36 घंटे में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में जमकर तबाही मचाई। तस्वीरें देखिए। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई राज्यों में तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, यानी अभी अगले 48 घंटों तक आंधी के साथ बारिश होते रहने की संभावना है। बंगाल में समुद्री तूफान का असर अब कुछ कम हुआ है और समुद्री तूफान के आने से मॉनसून थोड़ा जल्दी आ सकता है। कुछ दिनों पहले ही तूफान तौकते का असर कुछ यूं था कि अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक पहुंच गया था। असर खत्म होने के बाद दोबारा तापमान में बढ़ोतरी हुई और यह 35 पार पहुंच गया। अब यास के चलते दोबारा तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ का अधिकतम तापमान 26 तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब हम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां यास ने अपना कहर बरपाया। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर लगातार पिछले 48 घंटों से तबाही का मंजर देखने मिल रहा है। और कोलकाता हो, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर, ये 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में किस तरह से तूफान यास ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है अगले 48 घंटों में भी। अगली तस्वीरें देखिए बिहार की। बिहार में यास का कहर है। पटना, अररिया और औरंगाबाद, गया, ये 4 अलग अलग इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही देखने मिली है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कुमारडुंगी, मंजरी, चाईबासा और चक्रधरपुर की है। तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या फिर झारखंड, काफी ज्यादा असर रहा है तूफान का। और तूफान के जाने के बाद मंजर कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब भी काफी ज्यादा बारिश और तेज हवा बनी रहेगी। वहीं बंगाल में भी शहर शहर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और तूफान के चलते ईस्ट मेदिनीपुर में सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। गांव के गांव डूब गए हैं। खेतों, गलियों में पानी भरा हुआ है। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि पानी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। बारिश रुक गई, लेकिन उसके बावजूद पानी कई इलाकों में अभी भी काफी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। तूफान यास तो कुछ इस तरह से तबाही मचाकर गुजर गया, लेकिन पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया है। ऐसी ही एक तस्वीर आई है झारखंड के लातेहार से, जहां चक्रवात यास के चलते हुए भारी बारिश के बाद नदी में तूफान आ गया। और जिस तरह से इस तूफान के बाद में नदी आप देख सकते हैं कि उफान में बह रही है। इस नदी को पार करने के दौरान ये जो गाड़ी थी ये बारातियों से भरी हुई थी और ये बोलेरो गाड़ी नदी में फंस गई। और क्योंकि नदी काफी ज्यादा उफान पे बह रही थी, इसलिए तेज लहर में इस गाड़ी को बाहर निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ और ये गाड़ी पलटकर उसमें बहने लगी। किसी तरह लोगों ने रस्सी से कार को बांधा। गनीमत रही कि किसी तरह लोगों की जान बच गई। अब बात करते हैं ओडिशा बंगाल के। ओडिशा बंगाल के बाद चक्रवाती तूफान यास ने झारखंड में तबाही मचाई है और तीनों इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गुरुवार को हुई भारी बारिश के चलते रांची के तमाड़ू में कांची नदी पर बना पुल टूट गया। हैरानी की बात यह है कि यह पुल हाल ही में बना था, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनने से इसका सही तरीके से उद्घाटन नहीं हो पाया था।
पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात यास का असर जो है वो राजधानी लखनऊ तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही यहां पर बारिश हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर के लिए बारिश जरूर रुकी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में काले काले बादल हैं और मौसम आप देख सकते हैं। हालांकि हवा भी थोड़ी सी जरूर रुकी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल माना जा रहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 1 या 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी बारिश जो है वो होती रहेगी। पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात है। हालांकि 27 जिलों में हाई अलर्ट पहले से ही सरकार की तरफ से घोषित किया गया है कि यहाँ पर किसी तरह का अगर तूफान आता है या कोई बड़ी बारिश होती है तो इसको लेकर के वहाँ का जिला प्रशासन सतर्क रहे। इसके अलावा राहत आयुक्त को भी कहा गया है कि वो हर मामले पर नजर रखे कि जिससे कहीं पर अगर कोई नुकसान हो तो वहाँ पर राहत का कार्य को तेजी के साथ किया जा सके। जाहिर है कि इस बात का अंदेशा पहले ही लगाया गया था कि इस तरह के यास का तूफान जरूर आ सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि इस तूफान के बाद एक बार फिर से जो मई की गर्मी और जून की गर्मी है वो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अभी मानसून आने का कोई भी आसार नहीं है। मानसून अपने तय समय अनुसार ही यहां पर पहुंचेगा। कैमरामैन रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो न केवल पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड बल्कि साइक्लोन यास और दूसरे राज्यों पर भी मौसम पे काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है। और पटना की ये तस्वीरें देखिए, काफ़ी बारिश हुई है। इसके अलावा लखनऊ में भी काफ़ी बारिश हुई और वहाँ पर कई इलाकों में तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर गया। जाहिर सी बात है कि ये केवल कुछ दिनों तक ही रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में रुक रुक कर बारिश होने की अभी भी संभावना बनी हुई है। दूसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। कातिल कुश्तीबाज सागर मर्डर केस में सुशील कुमार को एक और बड़ा झटका लगा है। ये लेटेस्ट अपडेट आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खबरों पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुशील कुमार की मां ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने की बात का हवाला दिया था इस याचिका में, और पुलिस ने कोर्ट में मीडिया के काम की सराहना की। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें सुशील दूसरे व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बाद में मौत हो गई। और जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं, ये खबर न दिख पाए, इसको लेकर सुशील के परिवार ने, विशेष तौर पर उनकी मां ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि मीडिया कवरेज न हो। लेकिन पुलिस ने इस याचिका के विरोध में न केवल अपना विरोध जताया बल्कि मीडिया के काम की सराहना की, और दिल्ली हाईकोर्ट ने खबरों पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो किस तरह से लगातार सुशील कुमार, जो पिछले कुछ दिनों से फरार थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उनसे जुड़ी हुई खबरों पर रोक लगाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। राणा हत्याकांड में फंसे सुशील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सुशील कुमार तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उनके बावजूद उनके काले गुनाहों का चिट्ठा दिन ब दिन एक एक करके नए सबूत के साथ सामने आ रहा है। कल सुशील के मारपीट के वीडियो को पुलिस ने पेश किया था, तो आज दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। दरअसल सुशील की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान होने के नाते सुशील की खबरों को मीडिया में नहीं दिखाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशील कुमार को ले जाकर पुलिस ने चंडीगढ़ में भी पूछताछ की। देर रात सुशील को चंडीगढ़ ले जाया गया, फिर रात को ही वापसी हुई। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिनकी निशानदेही पर बाकियों को भी पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो इसी पर और अपडेट्स के लिए दोनों पहलू से, कानूनी पहलू और साथ ही साथ स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, आशीष सिन्हा और
ऐश्वर्या जैन। आशीष, आपके पास पहले आना चाहूँगा कि किस तरह से अभी लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, क्या दलील दी गई इस जो अपडेट जो खारिज करने की याचिका को सुशील की मां ने दी थी उसे खारिज कर दिया गया, जो मीडिया में कवरेज नहीं हो, ये क्या जरूरत आन पड़ी जब उनका बेटा खुद ही इतने दिनों से फरार था? देखिए, दरअसल एक वकील श्रीकांत ने ये याचिका दाखिल की थी जिसमें सेकंड जो वो पिटिशनर थी वो उनकी मां थी, सुशील कुमार की मां। आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में उसने मांग की वकील ने कि इस जो मीडिया रिपोर्टिंग की जा रही है सुशील को लेकर उस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, सुशील को सभी लोग जानते हैं। अगर आपको रोक लगवाना ही है तो आप इसको लेकर उसी फोरम में जाएं, यानी आप उसी फोरम में जाकर याचिका दाखिल करें। ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। सुशील के केस में आशीष आज कई डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे पहला कि सुशील को चंडीगढ़ लेके जाया गया, क्योंकि अब जो दिल्ली पुलिस है शुरुआत में सुशील को छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन वाले उसके घर पर लेके गई थी, अब उन लोकेशन पर लेके जा रही है आउट ऑफ दिल्ली जहां पर सुशील छुपा हुआ था। चाहे अब उत्तराखंड में भी आने वाले समय में पुलिस लेकर जाएगी, हर उन लोगों को ट्रैक कर रही है, हर उन लोकेशन पर पुलिस जा रही है जहां सुशील गया हुआ था। सुशील के केस में आज 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल मिलाकर टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुशील ने आज अपने बयान में पुलिस को कहा है, जो रोज पुलिस इंट्रोगेशन करती है, कि ये केवल पहलवानों के बीच का एक झगड़ा था और वो वहां पर झगड़े को सुलझाने गया था। इससे पहले वो स्टेटमेंट में कहता है कि मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता था। वो सुशील की जो स्टेटमेंट है वो हर दिन अगर आप देखते जाए तो हर दिन कुछ नया स्टेटमेंट वो लेकर आता है। इसके अलावा सुशील की ये एक बड़ी बात है कि सुशील बार बार अपने स्टेटमेंट को बदलता है। कल दिल्ली पुलिस को सुशील कुमार को रोहिणी की अदालत में पेश करना पड़ेगा और उसके बाद उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सुशील की रिमांड मांगेगी। लेकिन दिलचस्प पहलू ये भी होगा कि रिमांड की जो अर्जी होगी उसमें पुलिस क्या कहती है। पिछले 6 दिनों में जो सुशील से पूछताछ हुई है, क्या उसमें कुछ ठोस भी मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि मेन जो रिकवरी है वेपन की, जो मर्डर ऑफ वेपन है, उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ ठोस नहीं मिला है सुशील के खिलाफ। तो यही देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कल रिमांड कॉपी में क्या कहती है और सुशील की तरफ से बचाव में क्या कहा जाता है, और इसी के आधार पर आगे पुलिस कस्टडी की एक्सटेंशन की डिमांड कर सकती है पुलिस। ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, खेल जगत काफ़ी हिला हुआ होगा और जिस तरह से हमने देखा है कि सुशील कई दिनों से लापता थे, उसके बाद में वीडियो सरफेस हुआ, वो अरेस्ट भी हुए, अब पुलिस कस्टडी भी मिली, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से क्या पता चल पाया ये कौन लोग थे, सामने वाला जो गैंग था वो कौन था, वो उनके क्या किसी तरह की पुरानी रंजिश थी, क्या उसमें कोई स्पोर्ट्स प्रोफेशनलिज्म का एंगल जुड़ा हुआ है? देखिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स भी आने वाला है और रेसलिंग कुश्ती एक ऐसा जगत है जहां पर भारत लगातार प्रयास करता है कि 2 से 3 मेडल कहीं ना कहीं कुश्ती से आए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद कुश्ती जगत से जो खिलाड़ी हैं, जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, जिन्होंने और जो आगे ट्रेनिंग करने चाहते थे, वो सभी लोग इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही निराश हैं और कुश्ती से इस समय कोई भी हमसे मतलब मीडिया के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सुशील कुमार एक आइकन थे। सुशील कुमार एक ऐसा खिलाड़ी था जो तमाम जो यंग रेसलर्स थे जो जाते थे वो उनको एक अपना आदर्श मानते थे। वहीं दूसरी ओर अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि सुशील कुमार लगातार 2-3 साल से कुछ ठीक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल पोडियम पे उन्होंने मेडल नहीं लाया, तो उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बात कर रही है। हालांकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये पूरा जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उनकी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर रहा है, तो इससे पूरे के पूरे तार जोड़ते हुए भी नजर आ रहा है। चलिए, आप दोनों अलग अलग पहलुओं पर नजर रखिएगा इस स्टोरी के, हम आपके पास आते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसी खबर पर आगे नजर बढ़ाते हुए, सागर धनखड़ हत्या मामले में अब तक क्या कुछ सामने आया है, सुशील का क्या कहना है, पुलिस का क्या बयान है, देखिए हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट। बिल्कुल बाहर खड़े हैं और मेरे साथ ऐश्वर्या हैं, और ऐश्वर्या अगर देखा जाए तो अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो सागर धनखड़ केस है, और जो अभी जो लेटेस्ट विक्टिम है या लेटेस्ट जो अब पकड़े गए हैं वो है रोहित कराल। 23 साल के ये नवीन बवानिया गैंग से जुड़े हुए व्यक्ति बताए जा रहे हैं। आज सुबह ही इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन से वो गैंगस्टर्स के साथ सुशील कुमार के तार जुड़े हुए हैं, और इसी के संबंध में आज एक फ्रेश गिरफ्तारी हुई है रोहित करार। कुल मिला के अभी तक 8 गिरफ्तारियां इस पूरे केस में हो चुकी हैं। अभी चंडीगढ़ गए थे, सुशील को लेकर गए, चंडीगढ़ से आए, और मैं तो समझता हूँ कि जो इलाके थे जहाँ जहाँ वो 5 मई को यहाँ से फरार हुए पुलिस की नज़रों से, तब से लेकर 24 मई तक जिन जिन लोगों से मिले उसको पुलिस तलाश रही है। और जींद में गए थे, याद होगा आपको, जींद में पहलवानों के घर में रुके, और उसके अलावा चंडीगढ़ गए, बिल्कुल, और उसके अलावा उत्तराखंड में भी उनकी लोकेशन आई है। और एक तो ऋषिकेश में एक पहलवान के यहाँ वो रुके, और उसके बाद उस पहलवान ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ वो ठिकाना बनाना चाहते थे। उसने कहा नहीं, आप विक्टिम हैं, इस वक्त मैं आपको नहीं रख सकता। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये खंगालने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं लिंक्स को मैच करने की कोशिश की जा रही है। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले सुशील कुमार को इसी छत्रसाल स्टेडियम पे लाया गया था, सीन रिक्रिएट किया गया था, उसके बाद उनको मॉडल टाउन लेके जाया गया था, शालीमार बाग लेके जाया गया था, फिर उसके बाद उनको अब चंडीगढ़ कल लेके जाया गया, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो इंटरोगेशन लगातार क्राइम ब्रांच कर रही है, उसमें सुशील कुमार अपने बयान भी बदल रहे हैं। जब बयान बदल रहे हैं और इस इंट्रोगेशन में जब गैंगस्टर्स के नाम सामने आए हैं, तो क्राइम ब्रांच अब उन गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ कल उनको भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया और गोपनीय तौर पर उनको उन जगहों पर ले जाया गया जहां पर वो गैंगस्टर रहा करते थे, या फिर वो जहां पर वहां गए थे। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी सामने निकल कर आई है इसके इन पूरी इंटरोगेशन में, कि सुशील कुमार ने अलग अलग जगह जाकर अपने स्टेटमेंट्स भी बदले हैं। तो अब जो 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो 4 गिरफ्तारी पहले हुई थी, उनके सामने सुशील कुमार को बिठाया जा रहा है और कन्फ्रंट कराने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सच क्या है। इस रिपोर्ट को हमें यहीं रुकना पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। कोरोना के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने को कहा है। कम संक्रमित राज्य चरणबद्ध तरीके से खोले लॉकडाउन, और इसमें यह भी लिखा है गाइडलाइन में कि 29 अप्रैल को जारी दिशा निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे। तो केंद्र सरकार ने ये सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर अगले पूरे 1 महीने और यानी कि 30 जून तक गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा है, जो कि अप्रैल के अंत में आई थी गाइडलाइंस। सरकार की हिदायत है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरह से गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत है। कोरोना के मौजूदा दिशा निर्देशों को जारी रखने की हिदायत है और साथ ही 30 जून तक जारी रखें कोरोना के दिशा निर्देश। और कई राज्यों में ज्यादा केस होने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कम संक्रमित राज्य चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलें। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।